अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा इसके पोस्टुलेट बताऊंगा और क्वांटाइज्ड रेडियाई का इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वांटाइज्ड एनर्जी के बारे में और थोड़ा सा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जो कि आपको तंग करते हैं ट्रांजिशंस के बारे में और ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो आज की वीडियो में 10 से 12 मिनट में मैं क्वांटाइज्ड रेडियाई और ये जो है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये करवा दूंगा। और इंपॉर्टेंट बातें जो एमडी कैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सब बातें इसमें कवर्ड होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा जो हैं चीज़ें वो आप एक्स्ट्रा तौर पर करेंगे, एमडी कैट में इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट आ जाता है। सबसे पहले हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, पोस्टुलेट थे क्या, कि वो कहता है पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, रिलीज नहीं करता एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है जब वो न्यूक्लियस से बाउंड है और वो ऑर्बिट में रहता है, और उन ऑर्बिट को हम स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम कहते हैं। ठीक है, वो बाकी आप इंग्लिश आप पढ़ लेंगे, मस्त इसका मुद्दा यही था कि वो इलेक्ट्रॉन इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता एनर्जी कंटिन्यूसली, वो बाउंड रहता है और उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं एटम की। अब आते हैं यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है पोस्टुलेट नंबर 1 से रिलेटेड कि ये बात जो है, ये पोस्टुलेट नंबर 1 कॉन्ट्राडिक्शन टू क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स वाले ये कहते थे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है और इस तरह उनका कहना था, लेकिन इस तरह होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा होता तो वो अल्टीमेटली रिलीज करते करते न्यूक्लियस में फॉल कर जाता और एटम जो है वो कभी भी स्टेबल स्ट्रक्चर ना होता। ठीक है, तो ये उनका ड्रॉबैक था जो कि इस बोहर मॉडल में क्लियर हुआ। पोस्टुलेट नंबर 1 का कहना ये था और ये क्लासिकल फिजिक्स की कॉन्ट्राडिक्शन थी। उसके बाद आ गया पोस्टुलेट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, mvr। ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीप्लर ऑफ h/2π। अब कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड है, h/2π का मल्टीपल होगा n, मतलब कि यहां पर जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि पोस्टुलेट नंबर 2 वेरीफाइड बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इस जो है पोस्टुलेट नंबर 2 इसको वेरीफाई करता है ये। अब यानी ये यहाँ से ये दिखा कि h/2π तो था कांस्टेंट, तो यानी कि अगर आप n बढ़ाओगे यानी आप ऑर्बिट्स बढ़ाओगे, मतलब कि आप लोअर ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाओगे। जिस तरह आपके पास सबसे न्यूक्लियस के करीब पहला ऑर्बिट होगा, उससे आप गए दूसरे ऑर्बिट में, यानी n की वैल्यू कर दी डबल, तो l भी डबल हो जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम विल बी डबल। दूसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम डबल होगा, तीसरे का ट्रिपल होगा पहले की निस्बत। ठीक है, इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे जैसे n बढ़ाएंगे एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो ये नहीं देखते कि मोमेंटम किसका पूछा जा रहा है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम किसका देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, ना कि किसी किस्म के फोटोन का। डन हो गया, तो n बढ़ाओगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बात खत्म। अब ये h/2π को हमने h कट भी बोला था, याद होगा डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, ये h कट भी इसके बराबर होता है, तो हम n h कट भी लिख सकते हैं क्योंकि वो h/2π के बराबर ही है। ठीक है, उसके बाद हमने L की जगह पे mvr लिख दिया और पूरी इक्वेशन बना ली कि ये n h कट के बराबर होता है और h कट जो है वो h/2π के बराबर होता है, तो n = 1 2 3 4 हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। मैंने अभी कहा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, हमें देखना होगा कि जो h/2π होता है हमारे पास h/2π, ठीक है, उसका इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए यहाँ, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो अगर जिसके यहाँ पे 1 2 3 4 इंटेग्रल मल्टीपल हुआ तो वो तो पॉसिबल होगा। अब देखो h/2π है, यानी n यहाँ पे हो सकता है 1 हो, n 1 था और ये h/2π बन गया, यानी कि ये तो पॉसिबल है, पॉसिबल लिख दिया h/2π। और साथ देखो ये था हमारे पास फॉर्मूला, h/2π तो पूरा का पूरा आ रहा है, साथ जो भी आएगा वो n की वैल्यू देगा। देखो h/2π पूरा का पूरा आ गया, ये 1.5 n की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो बीटा ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अब चार्ली ऑप्शन देखते हैं। चार्ली ऑप्शन में पता क्या ट्रिक है, वहाँ पर लिखा हुआ है h/π। ठीक है, हमने जो कांस्टेंट चीज़ रखनी थी वो क्या थी, h/2π। तो अब मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन, ये चार्ली ऑप्शन में लिख रहा हूँ इधर 1.5 h/π ये था ना। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे नीचे 2π चाहिए था, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 से डिवाइड भी करता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ,
2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 1.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 और ये h डिवाइडेड बाई 2 पाई ये बन गया, यानी h डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट और ये n इज इक्वल टू 3 जो कि पॉसिबल है, यानी चार्ली ऑप्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन खाली लिखा हुआ है यानी यहाँ पे नल कर लो। ठीक है, तो बीटा आंसर हो गया हमारा। अब हम आते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करेगा वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में होगी। अगर हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाएगा तो फोटोन रिलीज होगा, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मतलब कि एक था इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो 5वें शेल में था, वो 5वें शेल को छोड़कर दूसरे में जाता है, यानी 5 जो है उसको उससे दूसरे में जा रहा है, तो 5वें की एनर्जी ज़्यादा होती है, आगे हम एनर्जी वाले में देखेंगे, और दूसरे की कम होती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी ये रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और दूसरे सेल में जाके बैठ। हाँ जी, तो फिर इसी तरीके से अगर मेरे पास लो एनर्जी स्टेट हो, लो एनर्जी स्टेट होगी मेरे इसी को ले लेते हैं हम कि दूसरे शेल से उसने जाना है 5वें में। ठीक है, 5वें में जाना है तो 5वें की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमें दूसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी होगी वया हीटिंग या फोटोन या जैसे मर्जी आपने एनर्जी देनी है उसको, तो वो दूसरे से 5वें में जंप कर जाएगा। ठीक, इस तरह वो फोटोन एब्जॉर्ब करता है। अगर एनर्जी डिफरेंस दो शेल में, जिस तरह अब मैं मान लेता हूँ हाइड्रोजन है, उसका पहला शेल जो होगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होगा। ठीक है, और ये दूसरा जो होगा इसकी एनर्जी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। ठीक है, तो इनके दरमियान अगर मैं ट्रांजिशन करवाना चाहता हूं तो जितना इन दोनों का एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी मुझे देनी होगी, जो कि बनती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी एनर्जी अगर मैं पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को दे दूं तो वो उठकर इधर आ जाएगा, और अगर दूसरे शेल वाला फोटोन पहले में जाएगा तो वो इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। यानी हायर टू लोअर ऑर्बिट जाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, अगर फर्स्ट से सेकंड में आएगा तो फिर इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि फोटोन की एनर्जी जो होगी वो इन एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, इससे कम या ज़्यादा नहीं। मतलब ज़्यादा होगी तो ठीक है, लेकिन अगर इस डिफरेंस से कम एनर्जी हुई तो वो ट्रांजिशन नहीं कर सकेगा। डन। तो अब क्या होगा, अगर फोटोन रिलीज हो रहा है ना तो वो उतनी ही एनर्जी वाला रिलीज होगा जितनी उनका एनर्जी डिफरेंस था। ठीक है, अब इस तरह हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, आपने उसको सेकंड में ले जाना है तो आप 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, तो उसमें से एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी थी, इस वजह से जंप हो गया। अब हम आते हैं क्वांटाइज्ड रेडियाई की तरफ, जल्दी से 2-3 मिनट में इसको देखते हैं। क्वांटाइज्ड रेडियाई में देखो, सबसे पहले फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में वो यही फॉर्मूला का एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई, Rn = n² h² 4y, ये सारी इक्वेशन देख ली। यहाँ से ये पता चला कि जो R है ये सारी चीजें तो हो गई कांस्टेंट। ठीक है, और ये n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू पुट करके निकाली तो वो आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम और साथ n² आ गया। 0.53 क्या है, ये पहले ऑर्बिट का रेडियस है जो कि r1 है। ठीक है, और ये n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, पहले ऑर्बिट का रेडियस मुझे निकालना है, मैं n1 पुट करूंगा, मेरा आ जाएगा आंसर r1 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी ये पहले ऑर्बिट का रेडियस है हाइड्रोजन का। फिर उसके बाद क्या करता हूं, दूसरे का निकाला वो 4r1 होगा, तीसरे का निकाला वो 9r1 और चौथे का 16r1 होगा। ये कोई कमाल की बातें नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, डिस्टेंस, ये है कमाल की बात, डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव ऑर्बिट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2r1। इंपॉर्टेंट तरीन बात जो कि बच्चों को नहीं पता होती अक्सर को, when we move from inner to outer orbit, यानी अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जाओगे तो आपके जो ऑर्बिट्स के दरमियान डिस्टेंस था वो हर ऑर्बिट के बाद 2r1 बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा, एग्जांपल से समझेंगे, वो आगे मैंने लिख के रखी हुई है एग्जांपल आपके लिए। ये एनर्जी वाला आप लोगों ने नहीं देखना क्योंकि ये इसकी वीडियो अलग से है। ठीक है, यहां तक आज आपका काम है, जल्दी जल्दी से देखें कि r2 - r1 मतलब पहले दो ऑर्बिट का डिस्टेंस, पहले ये देखो, ये r1 मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये r2 लिख देता हूं। ठीक, अब क्या होगा, मुझे ये डिस्टेंस पता लगाना है, ये कितना है, इन दोनों में फासला कितना है। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक, अब न्यूक्लियस से ये r1 कितना दूर है, ये देखेंगे, ये r1 था 0.53, ठीक है, एंगस्ट्रॉम,
तो ये कितना होगा, ये 4r1 जितना दूर होगा। डन है, ओके। यानी जैसे जैसे हम ऑर्बिट्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस या रेडियस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह नहीं है कि इसका रेडियस 0.53 था तो इसका डबल हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऑर्बिट, इस तरह नहीं। ये अगर हम न्यूक्लियस कर लें तो ये फर्स्ट अगर ऑर्बिट कहते हो तो इस तरह नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पे ही सेकंड ऑर्बिट होगा, नहीं, ये वाली बात गलत है। अगर आप न्यूक्लियस ये बनाते हो तो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो बहुत ज़्यादा दूर आपका दूसरा ऑर्बिट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका R1 है और ये है 4r1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो मैं बता रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आप सेकंड ऑर्बिट का R1 से माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान का। तो अब क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट वो है 4r1 माइनस r1, वो हो गया 3r1, यानी पहले और दूसरे ऑर्बिट में फासला कितना है, ये गैप कितना है, ये है 3r1, ठीक है। फिर नोट करो कितना आया 3r1। फिर तीसरे और दूसरे ऑर्बिट में डिस्टेंस कितना है, तीसरे और दूसरे ऑर्बिट में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, वो हम थर्ड ऑर्बिट का रेडियस और सेकंड ऑर्बिट का माइनस कर देंगे, तो हमें दिख गया कि सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में डिस्टेंस है 5r1, 3r1 5r1। अभी उधर नहीं जाना, एंड पे कंक्लूड करते हैं। चौथे और तीसरे में देखा तो वो आया 16r1 माइनस 9r1 7r1, 3 5 7। पांचवें और चौथे में देखा वो आया, वो कितना आया, वो आया 9r1। देख रहे हो कि 3r1 5r1 7r1 9r1, यानी कितना बढ़ा, 2r1 बढ़ गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कितना था 3r1, सेकंड एंड थर्ड कितना होगा 5r1। कितना चेंज आया, कितना इजाफा आया 2r1। यानी जैसे ही आप पहले दो ऑर्बिट का डिस्टेंस देख रहे हो, अब आप अगले दो ऑर्बिट का डिस्टेंस देखोगे तो वो 2r1 इंक्रीज होगा, ठीक है। इधर भी 2r1 इंक्रीज, इधर भी 2r1 इंक्रीज। अब मैं अगला खुद ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, 9r1 के बाद क्या आएगा, प्लस 2r1 कर दो 11r1। ये तो वो क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑर्बिट, ठीक है। वो कितना होगा 11r1। फिर मैं यूं उसमें 2 कर दूं तो वो 13r1। अब देखा पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ा, मुझे डायरेक्ट पता चलता जा रहा है। इस तरह मैं सीरीज बना लूं 15r1, तो ये हो गया था हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ का, तो ये हो जाएगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ का, ये हो जाएगा सिक्स एंड सेवन का, ये हो जाएगा 7 एंड 8 का। इस तरह से मैं आगे सक्सेसिव ऑर्बिट्स का डिस्टेंस आपस में फाइंड कर सकता हूं। तो ये 2r1 इंक्रीज होता जाता है। पॉइंट ये है एमसीक्यूज। अब आते हैं, ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए जो हमने पढ़ा। अब जनरल एक होता है, उसमें क्या करता है वो ना, आपको ये जो बोहर मॉडल है ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पर, यानी जिनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो उस पर अप्लाई होता है ना। ऐसा आपने पढ़ा था ना इसकी लिमिटेशन में। तो हाइड्रोजन तो वही था, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, ये भी तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक है, इनका रेडियस बताओ, वो भी आपका बोहर मॉडल ही स्टडी करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर रेडियस का एक पीछे बताया था, एक ये दो याद कर लें। कैसे कि ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एन स्क्वायर आ गया ऊपर, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, पीछे भी एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एच स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एच जो एच है वो कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट होगा और जेड हमें गिवन होगा। हम देखेंगे कि हीलियम ले रहे हैं या लिथियम ले रहे हैं या हाइड्रोजन ले रहे हैं, और ई का भी हमें पता है। सो ये सब हम कांस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ें बच जाएंगी वो हो जाएंगी एन स्क्वायर और जी, यानी बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट कर दो, तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी के। यानी अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो रेडियस जो है वो कम होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और हम डिफरेंट जो है ना एलिमेंट्स, डिफरेंट आयंस, डिफरेंट मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, उनका रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक न्यू चीज़ होगी कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, अब ये भी आएगा इसी के अंदर। तो देख लेते हैं अब इसका कैसे होगा कि थर्ड ऑर्बिट का फाइंड करना है, तो n की जगह पे तो हमने 3 पुट करना है, ठीक है। n की जगह पे हमने 3 पुट किया तो वो हो गया 9, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9 डिवाइडेड बाय इसका कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 होता है इसका 3, तो इसका जो हो गया ये, यानी 3 का फैक्टर आ रहा है, ये मैंने फैक्टर निकाला है, यानी इसका जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा, हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको कि लिथियम के लिए फैक्टर आया था 3, इसका मतलब
ये 3 का क्या मतलब है कि लिथियम का जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस है वो 3 टाइम्स ऑफ R1 होगा। ठीक है, बाकी फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो वो R1 के बराबर होते हैं ना, मतलब कि वो 0.5 वो 3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम या 0.53 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं, तो 0.529 यानी ये जो इसका आंसर आएगा वो होगा लिथियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। लेकिन अगर यही हमने हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस करना होता तो वो क्या आता, वो होता R3 इंटू 9R1। ठीक है, अगर यही हमने इसका किया तो ये आया R3 इंटू 3R1। ठीक है, डन हो गया। पॉइंट ये है कि वहाँ पर हाइड्रोजन में ये Z1 हो जाता है, इसलिए सिर्फ हमारा जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ ये हुआ कि आपने इस तरह किया कि R इंटू n स्क्वायर R1, ये इक्वेशन थी हमारी हाइड्रोजन के लिए। अब Z वहाँ पर 1 था, अब आपने Z1 नहीं किया हुआ, अब Z की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये इक्वेशन बन गई है किसी भी जनरल यूनी इलेक्ट्रॉनिक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए। अब यहाँ पर आप शेल नंबर पुट करोगे उसका, यहाँ पर थर्ड था उसका, तो ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू R1 था 0.529 एंगस्ट्रम या 0.53 एंगस्ट्रम, जो भी लिख लें। उसके बाद Z यहाँ पर आ गया 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो ये अगर ये Z ना होता तो ये 9 इंटू R1 होता, ये 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम होता। अब ये 3 आ गया एटॉमिक नंबर की वजह से, तो अब ये 3 इंटू ये 3 जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 0.529 हो जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा चार्ली। ये है थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम का। इसी तरह आप किसी भी ऑर्बिट के, लिथियम के किसी ऑर्बिट के या हीलियम के आयन के किसी भी ऑर्बिट के He पॉजिटिव, ठीक है, इसके भी आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। हीलियम के केस में ये Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है सारी कहानी। बाकी अब एनर्जी वाले लेक्चर में मिलते हैं कि एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है, उसमें भी मैं आपको इस तरह के रिलेशन बताऊंगा डिफरेंट एटम्स के लिए, डिफरेंट मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इसमें मेजर बातें ये हैं कि पोस्टुलेट, कौन सा पोस्टुलेट किसके लिहाज से कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट जो था वो वेरीफाई हो रहा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। मतलब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो है फोटोन की एनर्जी उतनी ही होगी जितना उन शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है। तो ये वेरीफाई हो रहा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से। सेकंड जो था वो हो रहा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। फर्स्ट जो था वो कॉन्ट्राडिक्शन था क्लासिकल फिजिक्स की। उसके बाद हमने देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसको इस एमसीक्यूज पर अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की डिफरेंट फॉर्म्स देखी और एनर्जी के फॉर्मूलाज देखे, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ये सीखा कि 2r1 डिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है। फिर हमने ये सीखा कि कैसे इंक्रीज करता है वो साबित किया। फिर हमने जनरल एक फार्मूला देखा, ये याद करने हैं जो हमने। उसके बाद हमने डिफरेंट एटम्स जो कि डिफरेंट स्पीशीज, एटम्स नहीं स्पीशीज, क्योंकि वो आयन होंगे बाकी सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो कि एक किस्म के आयन थे, उनके हमने रेडियस देखे। ठीक है, उनका हमने रेडियस देखा। तो लिथियम का हमने थर्ड ऑर्बिट के लिए एमसीक्यूज सॉल्व किया, जो कि चार्ली आंसर आया। ये था आज का लेक्चर। उसके बाद अब हम मिलते हैं एनर्जी वाले टॉपिक में, और वहां पर आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।